हेलो दोस्तों, आज है 7 जून और हमारे आर्टिकल 3 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का कोर्स देख लीजिए। डू यू नो व्हाट इज़ बेटर देन चैरिटी एंड फास्टिंग एंड प्रेयर। ठीक है, आप जानते हो क्या रोज़ा रखने से ज़्यादा अच्छा, दान करने से ज़्यादा और नमाज़ें पढ़ने से, पूजा करने से भी ज़्यादा अच्छा काम क्या है? इट इज़ कीपिंग पीस, शांति स्थापित करना, एंड गुड रिलेशन बिटवीन पीपुल, और लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना, एज ए क्वारल, और जो झगड़ा है, एंड बैड फीलिंग डिस्ट्रॉय, और जो झगड़ा है उससे निपटा देना, सुलह कर देना, नेगोशिएशन करा देना, एंड बैड फीलिंग डिस्ट्रॉय, और इंसान के अंदर जो नफरत है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। कितना खूबसूरत मैसेज है कि आप अगर रोज़ा रखते हैं, आप ईश्वर की पूजा करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, ये सबसे भी सबसे बड़ा काम ये है कि आप पीस कायम करें, लोगों के बीच में शांति रखें, शांति स्थापित करें अपने घर में, अपने आप में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में। गुड रिलेशन, लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात बनाए, अच्छा संबंध बनाए। एज ए क्वारल, जहाँ झगड़ा हो वहाँ पर निगोशिएशन कर दे, वहाँ सुलह कर दे, वहाँ पर निपटारा कर दे। एंड बैड फीलिंग, जो दूसरों के लिए जो नफरत आपके दिलों में है उसको निकाल दे, क्योंकि ये नफरत किसी और को नहीं मारती सिवाय आपके अपने। ठीक है, इंसान का खुद इंसान नफरत से मरता है। आप दूसरों के लिए जो नफरत पैदा करते हैं ना, आपका नफरत आपके जड़ें काटती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इंसान है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आई होप ये मैसेज आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले एक आर्टिकल है कि जो हमने लिखा नहीं है, शायद मैं लिखना भूल गया, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ये आर्टिकल्स है जीएस पेपर 3 में काम आएगा। और ये एलिफेंट जो एक केरला का जो घटना था उससे रिलेटेड है। तो इसमें देखिए कुछ नई बातें इसमें ये हम बात करेंगे कि हमने उस दिन जो एलिफेंट के बारे में जो डिस्कस किया था कि एक पाइनएप्पल के अंदर में जो है कुछ विस्फोटक पदार्थ डाल करके किसी व्यक्ति ने एक हाथी को खिला दिया था, और वो हाथी जब पानी पीने के लिए गर्भवती थी, कुछ घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो एक बहुत ही दुखदायी घटना था। लोगों के बीच में जब ये मैसेज फैला तो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ये डिमांड करने लगे कि उन लोगों की सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ऐसी घटना की है। बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन एक एस्पेक्ट और यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सवाल ये है कि पहली बात तो कि हमने जानवरों के लिए जो इन्वायरमेंट है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी गलती है। देखिए कि ऐसी स्थिति, देखिए एक व्यक्ति ने ऐसा किया, बात सही है, गलत किया, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा, इसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए और हमारी कहाँ गलती है, समाज की कहाँ गलती है, लोगों की, सरकार की कहाँ गलती है, तो वो भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो व्यक्ति मुजरिम है, नो डाउट, लेकिन क्या हम लोग भी मुजरिम हैं, ये भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप देखिए कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, कि जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है हमारे, देखिए कि दुनिया के 20 सबसे गंदों शहरों में, इसमें 16 शहर हमारे देश की। कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कितना पॉल्यूटेड हो गया है, और इसका वजह एक आप देख लीजिए कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ना है। अब देखिए कि आपकी हमारे देश इतनी बड़ी है, ठीक है, हमारी देश तकरीबन 2.5% जो है पूरे ग्लोबली जो है लैंड कवर करती है, और इतना बड़ा देश, जबकि आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बहुत बड़ा मांगता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि आपका हमारा देश बड़ा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 5% सिर्फ जो है एक इन्वायरमेंट के लिए, और जो कह लें कि फॉरेस्ट हमारा जो है कवर जो है सिर्फ 5% है। अब ये क्या कर दिया हमने, जानवरों के घर को, जानवरों के इलाकों को हमने मर्ज कर दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने बस्तियां बसा दी, हमने शहरें बसा दी। अब उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो चुका है, उनका जो आशियाना है वो बिखर रहा है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो आएंगे, भूख लगेगा, वो आएंगे उन जगहों पर आएंगे जहाँ पर खेतियाँ हैं,
अब वो जो खेतियां हैं उसको खाएंगे तो किसान उसको टारगेट करेगा। और जबकि आपका एक कानून भी है 1971 का, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट कानून भी है कि आप जो है जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी तरीके से मार नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि आप जब किसी जानवर के खेत में कोई जानवर भूख के वजह से जब उस खेत को अटैक करती है, जबकि उसका चारागाह, उसका इलाका आपने ख़त्म कर दिया, और जब वो किसी किसान के खेत में जा कर के वो फसल खाती है और किसान उसको अपने मनमानी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको जो उसको बन पाता है वो करता है। तो कहने का मतलब क्या नहीं थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है कि हमने इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ दी, हमने जो है उनके आशियानों को जो है बहुत ही लिमिटेड कर दिया। और दूसरी बात है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, जो हमने उन लोगों का प्रोटेक्टेड एरिया जो बनाया, उस प्रोटेक्टेड एरिया को भी हमने बर्बाद कर दिया। ठीक है, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, एक सेंचुरी, टाइगर सेंचुरी जो है के बारे में बात किया तो 100 स्क्वायर किलोमीटर हमने वहाँ पर भी जो है, देखिए कई सारे हाथियाँ जो है क्या होता है ट्रेन से कट के मर जाती है। और फिर ये क्यों होता है कि हमने उनके हैबिटेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना दिया, और ऐसी घटनाएं जो है आए दिन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि पहली बात यह है कि जो किसानों को जो हैबिटेट लॉस होने की वजह से, जानवरों का हैबिटेट लॉस होने की वजह से उनका जो जो क्रॉप डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, उनको उनका क्रॉप डिस्ट्रॉय होने के उनको उनका मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। और जानवरों का जो कंजर्वेशन है, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको बिल्कुल टाइटली रेगुलेट होना चाहिए। कि दुनिया में जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया है, जितना भी कंजर्वेशन एरिया है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से टाइटली जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन हमारे देश में रेगुलेट अच्छा से नहीं होता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। ये दूसरा हमारी गलती है, ठीक है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और देखिए लार्ज आउटसाइड जो फॉरेस्ट है उसको बढ़ाना चाहिए, जो एरिया जो 5% हम चर्चा कर रहे हैं इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और लोकल पीपुल के हाथ में हम जो है जानवरों को उनके भरोसे पर ना छोड़ दें कि वो जैसा चाहे व्यवहार करे, बल्कि हमें उनका जानवरों की देखरेख के लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कानून बना देने से हमारा जानवरों का प्रोटेक्शन नहीं होगा, बल्कि हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। और प्लस देखिए कि आप एक ही पक्ष से देख रहे हैं कि जानवर को उस व्यक्ति ने मार दिया, लेकिन दूसरा ये भी है कि जानवरों के हैबिटेट लॉस होने की वजह से किसानों का भी बहुत बर्बादी हो रहा है, और काफ़ी किसान जो है हताश हो गए और उनका भी नुकसान है, उसको भी हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यही काम है कि आप कंजर्वेशन कीजिए, उसके लिए स्कीम लेकर के आइए और लोगों को जागरूक कीजिए, मेन और इन जानवरों के बीच जो बिहेवियर चेंजिंग कीजिए और लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा कीजिए। जानवरों को लेकर जो है उनके दिल में के अंदर जो है उसको इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का एक पार्ट समझे, उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट हो, अवेयरनेस आए लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। और फिर ये होना चाहिए कि आपका नेविगेशन जो है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो है, जो कह ले कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उनका जो है वो कह ले कि उनका बहुत अहम रोल है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने में, जंगलों को प्रोटेक्ट करने में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाए। तो कहने का मतलब है कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे भी कुछ कर्तव्य है जो हमको करना चाहिए। और एक व्यक्ति ने जब गलत किया है तो उसको निसंदेह उसको दंडित किया जाना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन उसको सज़ा देने के बाद हम अपनी जिम्मेवारियों को से मुँह नहीं मोड़ सकते। हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानवरों को लेकर, जो हमने अब तक बर्बादियाँ की है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था। और दूसरा आर्टिकल है पेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन कोविड-19, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे कि महामारी की वजह से बहुत ही हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी थी, वो पूरा कैपेसिटी जो है अब वो क्षमता जो थी वो क्षमता बिल्कुल पूरे तरीके से पंगु हो गई है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ी महामारी, इतना बड़ा जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है, इसको ट्रेस करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए प्राइवेट बॉडी के साथ जो है एक रिसोर्सेज और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को जो है जो भी रिसोर्सेज का जो भी दिक्कतें हुई है, दोनों को मोबिलाइज करके बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करना चाहिए।
और दूसरे देशों के साथ जिस तरीके से हमने अलग अलग जो देश है उनका जो क्या स्ट्रेटजी रहा है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जिस तरीके से मिल करके समस्याओं को और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके काम कर रही थी, वो एक अच्छा इंफॉर्मेशन सेट कर रही थी, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही थी। तो ये उन लोगों से हमें सीखना चाहिए था। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक क्लियर पॉलिसी गाइडलाइन बनाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के साथ आप किस टर्म पर आप उनके साथ हेल्प लेंगे, उनको किस हेल्प के बदले क्या उनको सर्विस पेमेंट क्या करेंगे, तो ये सब एक क्लियर पॉलिसी गाइडलाइन बनाना है और इनके लिए जो है ये चीज़ करना चाहिए था। और प्राइवेट सेक्टर के साथ पूरे तरीके से हमको कोलैबोरेट करके पब्लिक सेक्टर दोनों मिल करके इस समस्या से, इस महामारी से चुनौती को उभरने के लिए काम करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये कई सारे देशों ने ये करके दिखाया, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, कई सारी चीज़ फ़ायदा होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों कोलैबोरेट करेगी, तो टेस्टिंग कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग कैपेसिटी अभी जो आप कर पा रहे हैं, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है। टेस्टिंग अगर आप बढ़ा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है नेविगेट पर कर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस कर पाएंगे और जो है समस्याओं को जल्दी से जल्दी इसको समेट पाएंगे। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के आप टेस्टिंग बढ़ा पाएंगे और इसके लिए कई सारे बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो अभी आपके पास नहीं है वो आ जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन जो इनको भर्ती करने की, जिनको जो इशू है, जिनको हॉस्पिटलाइज करना है, जिनको बेड की दिक्कत है, प्राइवेट के साथ हमारा बेड का समस्या ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और बायोमेडिकल इक्विपमेंट जो भी कह लें कि जो भी किट वगैरह हो गया या फिर मास्क हो गया, वेंटिलेटर हो गया, जो भी ये सब चीज़ें हो गई, ये सब जो है इसका भी समाधान हो जाएगा और इसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा और सेंट्रल इंटेलिजेंस हमारे पास इंफॉर्मेशन और ट्रेस करने की कैपेसिटी पूरी तरीके से इन्हेंस हो जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉपरेट बहुत पहले हमको कर लेना चाहिए था, गाइडलाइन एक अच्छा गाइडलाइन के साथ। और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि गाइडलाइन क्या होना चाहिए कि प्राइवेट लेबोरेटरी जो जांच करती है कोविड-19 को, इनके लिए जो है इनको मुफ्त करना चाहिए और जो भी इनका जो एक कम से कम जो इनका कह लें कि कम से कम पेमेंट में इनको जांच देना चाहिए और इसको एक अच्छे कोलैबोरेशन के साथ जो है पब्लिक सेक्टर इनको पे करे, गवर्नमेंट इसको पे करे। और फिर जो है दूसरी बात ये की जा रही है कि जो भी सस्पेक्ट केस है, यानी कि जो व्यक्ति को लगता है कि उनको कोरोना के कुछ लक्षण है या फिर वो उनको लगता है कि उन्हें कुछ सिम्टम है, तो वो जा कर के किसी भी प्राइवेट या पब्लिक में जा कर के वो जांच करा सके और उनके लिए उनको वाउचर प्रदान किया जाए, यानी कि वाउचर वो रखे और वो वाउचर क्या करे कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि जितने भी व्यक्ति उनके पास आए और वो जांच कराएं, तो वो जो है वो स्लिप के तौर पर फिर गवर्नमेंट उसको वो चीज़ पे कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छा गाइडलाइन बनाकर पॉलिसी मेकिंग करके प्राइवेट सेक्टर से जो भी आपको फ़ायदा उठाना है आप उठा सकते हैं, क्योंकि आपका रिसोर्सेज बढ़ जाएगा, आपका कैपेसिटी इन्हेंस हो जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जबकि अभी हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। और हमारा तीसरा आर्टिकल है ये तीसरा आर्टिकल यहाँ पर से है, ये कहा जा रहा है जीएस पेपर 2 में ये काम आएगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 में आएगा इन पर्सन गल्फ और लिटरल कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज की। ठीक है, पर्शियन गल्फ के ऊपर ये बात है, ये आर्टिकल है। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि खाड़ी देश में कुछ जो अभी हालात जो पैदा हुई है, उन लोगों ने क्या किया है कि कोविड-19 के महामारी की वजह से माइग्रेशन जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा 90 लाख से ज़्यादा हमारे इंडिया से जो है वहाँ के लोग जो है जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वो लोग जो है अब माइग्रेशन को जो है लिमिटेड करेगी। तो इसके बारे में जो है हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि गल्फ़ काउंसिल में कितने देश है, तकरीबन 9 देश आते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 8 देश आते हैं। बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट। और ये जितने भी देश है, ये सब देश जो है यूनाइटेड नेशन का भी पार्ट है, यूनाइटेड नेशन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए इन जितने भी देश हैं मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, सबसे ज़्यादा ये लोग क्रूड ऑयल पैदा करते हैं और नेचुरल गैस पैदा करते हैं। और तीसरी बात ये है कि जियोपॉलिटिकल
जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इन देशों का जो है मध्य और काफ़ी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को और ईस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्टेड करता है। तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन देशों का बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का हित क्या है? इंडिया का हित ये है कि यहाँ पर इन देशों के में जो है स्टेबिलिटी हो, पीस कायम हो और यहाँ से जो है एक तरह का अच्छा माहौल हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत का ट्रेड वहाँ बढ़ सके और रेमिटेंस वगैरह जो भी एक अच्छा इकोनॉमिकल और जियो पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो अच्छा से इस्टेब्लिश्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज बताया जा रहा है कि हमारा जोग्राफिकल भौगोलिक भी इतिहास है और कई तरह का इतिहास जो है सांस्कृतिक और व्यापारिक और बहुत तरह का जो है ऐतिहासिक तौर पर जो है हम गल्फ कंट्री से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि देख लें कि मुंबई से बसरा, ठीक है, बसरा एक शहर है शायद 1526 नॉटिकल माइल जो है ये दूर है। और वही दुबई का बंदर अब्बास, ठीक है, ये बंदर अब्बास तकरीबन जो 1000 नॉटिकल माइल दूर है। ये बताया जा रहा है कि कितना करीब है और हम जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि मैरिटिकल जो है समुद्री रास्ते के माध्यम से हम जो है इतना करीब है, ठीक है, मुंबई से। तो बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो 121 बिलियन का ट्रेड गल्फ कंट्री के साथ हमारा होता है, 121 बिलियन, ठीक है। और रेमिटेंस की बात करें तो वहाँ से हम कितना पैसा, वहाँ के जो 90 लाख जो हमारे लोग हैं, 90 लाख जो वहाँ पर रहते हैं, तकरीबन 39 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस वहाँ से हमें अर्न करते हैं, हमें प्राप्त होता है। तकरीबन 34% क्रूड ऑयल हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और नेशनल ऑयल कंपनी जैसे कि सऊदी अरबिया के अरामको, इनका जो है क्या है कि हमारे देश के रिलायंस ऑयल केमिकल बिजनेस में 20% का जो स्टेक होल्डर भी है। और तकरीबन यूनाइटेड नेशन अरब एमिरेट का जो है 44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी में। तो इन देशों के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, कॉपरेशन अभी हाल ही के दिन में और अच्छा बढ़ा भी है। तो अब देखिए कि ईरान के बारे में अगर बात किया जाए तो ईरान के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। तो ईरान के साथ तो रिश्ते हमारे पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब से ये जो है P5 न्यूक्लियर डील जो है कैंसिल हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प ने जब से कैंसिल किया P5 न्यूक्लियर देशों का जो डील था, 5 देश जो उसमें जुड़े हुए थे, P5+1 कंट्रीज ईरान न्यूक्लियर डील, जब से ये कैंसिल हुआ है तब से जो हमारा रिश्ता जो है यूएस के प्रेशर की वजह से जो क्रूड ऑयल खरीद रहे थे और जो बाकी चाहबार पोर्ट्स का जो वहाँ पर कई सारे हमारे वहाँ पर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कई तरह का हित था हमारा, तो इसके वजह से जो है कई वो ईरान के साथ हमारे रिश्ते कॉम्प्लेक्स हो गए। और जो कि ईरान के साथ हमारे काफ़ी हित है। ईरान जैसे देशों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जबकि अमेरिका के प्रेशर की वजह से हमें ये रिश्तों को कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ गया। ठीक है, तो ये था शॉर्टली मैंने आपको ये आर्टिकल जो है डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये पूरा आर्टिकल लगता है हमारा कवर हो गया है। ठीक है, थैंक यू, फिर दूसरा दिन मिलेंगे।